हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवेंचर क्लासेस। आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर, जो कि क्लास 9th का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कहें तो पूरा चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको लास्ट तक ज़रूर देखना और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग देखेंगे वर्क क्या होता है, उसके बाद देखेंगे एनर्जी क्या है। चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंसेप्ट ऑफ वर्क, उसके बाद देखेंगे यूनिट ऑफ वर्क क्या है। दोनों यूनिट पढ़ेंगे हम, एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट। डेफिनेशन देखेंगे 1 जूल की क्या बनेगी। जैसे मान के चलो कोई भी अगर ट्रेवल कर रहा है तो उसके द्वारा वर्क डन कितना हो रहा है, बाई फुट। मान के चलो कोई भी कुछ काम कर रहा है, दौड़ लगा रहा है, कितनी स्पीड से किसी बॉल को थ्रो कर रहा है तो उसके द्वारा वर्क डन कितना होगा, कितनी एनर्जी वो खर्च करेगा। कोई भी अगर दौड़ रहा है, कितनी भी दौड़ रहा है, तो उसमें अंदर जब कोई ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में हो तो जो एनर्जी प्रोसेसेस होगी वो कौन सी एनर्जी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में जानेंगे। ठीक है, उसके बाद कौन कौन से वर्क डन हम कंसीडर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ वर्क। तो यहाँ पर मान के चलिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट कोई पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी। किसी ऑब्जेक्ट को हमने ए पर रखा, मान लो हमारे पास डस्टर है। ये डस्टर को हमने क्या करा, पुश किया, कुछ हमने फोर्स लगाया। इसके ऊपर जब फोर्स अप्लाई करोगे तो ये डस्टर थोड़ा डिस्प्लेस करेगा, तो डिस्प्लेस होने के बाद इधर डायरेक्शन में आने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो वर्क इज सेड टू बी डन वेन एवर ए फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट। वर्क तभी माना जाएगा जब इसके ऊपर कोई फोर्स काम करे, डिस्प्लेसेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, और ये डिस्प्लेस हो इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो इधर से क्या हुआ, फोर्स अप्लाई हुआ और यही डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो ऑब्जेक्ट, तभी जाके कोई वर्क डन कंसीडर किया जाएगा। हाउ वर्क, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर रिलेटेड टू ईच अदर। यहाँ से जो वर्क है, फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है, ये तीनों आपस में किस तरह से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ से जो भी बच्चों वर्क है वो बराबर होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये यहाँ पर जनरल फार्मूला बना हुआ है, लेकिन इसका जो डीप फार्मूला है, कंसेप्चुअल वाला फार्मूला जो है, उसको अभी हम थोड़े समय के बाद पढ़ेंगे। तो ये रिलेशन आपस में हो गया वर्क डन, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का सिंबल है एस, फोर्स का सिंबल है एफ एंड वर्क डन का सिंबल है डब्ल्यू। बात करते हैं इनके यूनिट की। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फोर्स की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा जूल। तो जूल इज द ऐसा यूनिट ऑफ वर्क। अगर 1 जूल को हम डिफाइन करें, 1 जूल को डिफाइन करें तो यहाँ से 1 जूल कैसे डिफाइन होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा था वर्क बराबर फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। तो 1 जूल, तो अगर मान के चलो 1 न्यूटन का हम फोर्स अप्लाई करें और ऑब्जेक्ट हमारा 1 मीटर डिस्प्लेस हो जाए, द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन a force of 1 Newton or act on object to displace it by 1 मीटर। मतलब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर हम फोर्स लगाएं, अब फोर्स का अमाउंट होना चाहिए 1 न्यूटन, और ये ऑब्जेक्ट हमारा डिस्प्लेस कर जाए थोड़ा डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर along its own direction is said to be 1 जूल। तो ये बनेगा 1 जूल का डेफिनेशन। किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स लगाएं, फोर्स लगाने पे और कितना फोर्स लगाएं, 1 न्यूटन, और ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाए 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। सीजीएस यूनिट जो बच्चों होती है वो बनती है अर्ग। जो अर्ग है वो किसके इक्वल होगा, जैसे यहाँ पर लिखा है जूल, यहाँ पर न्यूटन, न्यूटन जो कि हम पढ़ते हैं क्या, ऐसा यूनिट होती है फोर्स की, तो यहाँ पर होगी डाइन। मीटर, मीटर को बोलेंगे सेंटीमीटर। इस तरह से डेफिनेशन जो अर्ग की है वो क्या बनेगी, 1 डाइन का फोर्स लगाएं और 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेस हो जाए, समझ जाओ 1 अर्ग।
डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये अर्ग जो है CGS यूनिट होती है वर्क की, ध्यान रखें। ठीक है, आगे बात करते हैं, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। यहाँ पर हम छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी कवर करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर 5 न्यूटन का फोर्स है, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। एंड द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेड टू अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब फोर्स की डायरेक्शन में 2 मीटर वो डिस्प्लेस हो गया। फाइंड द वर्क डन, तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं 5 न्यूटन का, कितना 5 न्यूटन, और ये डिस्प्लेस हो गया कितना 2 मीटर। तो डिस्प्लेसन आपको दे रखा है, गिवन दे रखा है, फोर्स आपको है 5 न्यूटन, डिस्टेंस आपको दे रखी है 2 मीटर, आपको फाइंड करना है वर्क डन। इस तरह से क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, W इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से आपको मिलेगा 5 है फोर्स, 2 मीटर है डिस्प्लेसमेंट, तो हो जाएगा 10 जूल। वर्क डन कितना आएगा 10 जूल। इसी तरह से डज एनर्जी एंड वर्क है सेम यूनिट, यहाँ पर जो एनर्जी है और जो वर्क है क्या उन दोनों के पास सेम यूनिट होती है। ठीक है, तो हाँ यस, इसका आंसर होगा यस, लेकिन कैसे, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। वर्क डन हमारे दो टाइप, कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, तीसरा होता है न्यूट्रल या फिर जीरो वर्क डन। ठीक है, पॉजिटिव वर्क डन कब होगा, डज एनर्जी एंड वर्क है सेम यूनिट, जो तो हम बता चुके यस। यूनिट क्या बनेगी, तो यूनिट वही बनेगी, ऐसा यूनिट है जूल, न्यूटन मीटर बोलते हैं इसको। CGS बनेगी अर्ग, क्या बनेगी अर्ग, जो कि 9 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन SI एंड CGS यूनिट किसके बराबर होगा, तो ये न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करेंगे, और 1 न्यूटन के अंदर होता है 10⁵ डाइन, और 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो 1 न्यूटन हो जाएगा 10⁵ डाइन, और 1 मीटर हो जाएगा 10⁵2 सेंटीमीटर। इस तरह से बनेगा 10�7 डाइन सेंटीमीटर। तो 1 जूल हमेशा किसके बराबर होगा, 10�7 अर्ग। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि 1 डाइन सेंटीमीटर जो है वो अर्ग के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, अर्ग। और अर्ग जो है वो CGS यूनिट होती है वर्क और एनर्जी की, ध्यान रखना। SI यूनिट क्या होगी, जूल, CGS यूनिट क्या होगी, अर्ग। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। आगे बात करते हैं, हाउ डज द एंगल बिटवीन द फोर्स अप्लाइड एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अफेक्ट द नेचर ऑफ वर्क डन। कभी कभार क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट और अप्लाइड फोर्स के बीच में कुछ एंगल वगैरह दे रखा होता है, तो उसको हम किस तरह से कंसीडर करें। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ द गिवन फैक्टर आर ऑफ 2 टाइप। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है तुम्हारे पास डॉट प्रोडक्ट, दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। अगर आपके पास डॉट प्रोडक्ट है तो हमेशा यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो बनेगा A डॉट बी बराबर AB कॉस थीटा। यहाँ पर जो बनेगा A क्रॉस B वो बनेगा AB साइन थीटा के बराबर। A एंड B आर इन द वेक्टर, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड B। तो जो थीटा है वो 2 वेक्टर के बीच का एंगल है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लो एक वेक्टर हमारे पास ये, दूसरा वेक्टर ये, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, थीटा। वेयर कॉस एंड साइन आर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो वर्क डन है, वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, जिससे हमारा जो मैग्नीट्यूड निकल के आएगा वो बनेगा FS कॉस थीटा। केस 1, अब यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। वर्क डन हमारे 3 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। केस 1 की बात करते हैं। केस 1, तो अगर मान के चलो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो, तो ये वाले केस को हम बोलते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों कैसे हैं, पैरेलल एक दूसरे के। कैसे होंगे, पैरेलल। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स हमारे दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। तो यहाँ पर जो एंगल की वैल्यू है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, जिधर फोर्स काम कर रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पर एंगल की वैल्यू आएगी 0 डिग्री। क्या आएगी, 0 डिग्री।
तो W बराबर बनेगा एफ एस कॉस जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू होती है कितनी बच्चों, 1। कितनी होती है, 1। ध्यान रखना कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1। या जब 1 पुट करेंगे तो आपका आंसर आएगा W इक्वल्स टू एफ एस। ये वाला जो वर्क डन है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव वर्क डन। यही जो वर्क डन है वो होगा हमारा मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वर्क डन अगर आपसे पूछे या फिर पॉजिटिव वर्क डन पूछे तो बनेगा W बराबर एफ एस। तो जब फोर्स जिधर हम अप्लाई करें उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो तो समझ जाओ पॉजिटिव वर्क डन होगा, और वहां से जो वैल्यू निकलेगी वो क्या होगी, मैक्सिमम। दूसरा कंडीशन क्या है, व्हेन फोर्स F एंड डिस्प्लेसमेंट S आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ये वाला केस आपको जब देखने को मिलेगा, जैसे मान के चलो हमारे पास क्या है, कोई गाड़ी है, साइकिल है, साइकिल को अगर आप चला रहे हैं तो जैसे ही आपने ब्रेक अप्लाई किया तो ब्रेक अप्लाई करने पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट तो इधर हो रहा है और फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में काम करें तो ये वाले केस में क्या होगा, ये वाले केस में एंगल जो बनेगा वो बनेगा 180 डिग्री का, 180 डिग्री का। तो जैसे मान लो एक्शन कहाँ हो रहा है, ऊपर की तरफ, अब फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ। तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है लेकिन फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। कितना है, 180 डिग्री। तो यहां से बनेगा W बराबर एफ एस कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ पर 180 डिग्री और कॉस 180 की वैल्यू होती है -1। ध्यान रखना कुछ वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। अभी फिलहाल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू याद कर लो। कॉस 0 की कितनी होती है, कॉस 90 की कितनी होती है, कॉस 180 की कितनी होती है। बाकी की सारी आपको वैल्यू 10th क्लास में जब मैथमेटिक्स पढ़ोगे आपको याद हो जाएंगी अपने आप। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री 9th क्लास में नहीं है तो इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कॉस 0 की वैल्यू याद रखना 1, कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1, और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, जो अभी बताएंगे। तो यहाँ पर कॉस 180 की वैल्यू है -1। जैसे ही आप यहाँ माइनस पुट करेंगे तो हो जाएगा -FS। ये जो वर्क डन है वो नेगेटिव वर्क डन होगा। यही वर्क डन को हम बोलते हैं मिनिमम वर्क डन। यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी वर्क डन की वो वैल्यू मिनिमम होगी। क्या होगी बच्चों, मिनिमम। आगे बात करते हैं केस थर्ड, वेयर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर नॉर्मल टू ईच अदर। जो भी फोर्स है, ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट है एक दूसरे को कहाँ हो, परपेंडिकुलर काम करिए। जैसे मान लो अर्थ के चारों तरफ क्या है, ये चक्कर लगा रहे हैं गोल गोल, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ये डायरेक्शन में हो रहा है और फोर्स कहाँ लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ। तो यहाँ पर दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, या फिर मान के चलो कोई भी बंदा है, ठीक है, अपने खोपड़ी के ऊपर क्या करा है, कुछ वजन को रखे हुए है, अब इस तरह से क्या है, चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो इसका वेट कहाँ काम कर रहा है, नीचे की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो वर्क डन आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो cos 90 की वैल्यू होती है 0। ध्यान रखना हमेशा cos 90 की वैल्यू 0। ठीक है, तो यहाँ पर वर्क डन आपको मिलेगा 0। कितना मिलेगा, 0। Thus work done is neutral or no work is done when the force applied and displacement are normal to each other. Force applied and displacement are normal to each other. Normal का मतलब होता है जब एंगल 90 डिग्री बने डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में। और एक चीज और, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा वर्क डन की वैल्यू कितनी आएगी, 0। मतलब चाहे आप खड़े हैं, चाहे किसी बोझा को ले जा रहे हैं, चाहे गधे के ऊपर कोई सामान लदा हुआ हो और वो जा रहा हो, तो ही वर्क डन की वैल्यू कितनी आएगी, 0। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द न्यूट्रल वर्क डन कौन कौन से, जैसे टाइप ऑफ एनर्जी वो हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, पहले ये देखते हैं। मास ऑफ 10 किलोग्राम इज एट अ पॉइंट ए ऑन द टेबल। तो एक टेबल पे कितना है, मास दे रखा है 10 किलो का। इट मूव टू पॉइंट बी, अब बी पॉइंट पर हम ले गए। इफ द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी हॉरिजॉन्टल, और दोनों के बीच का जो लाइन है कैसा, हॉरिजॉन्टल। व्हाट इज द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ लिखा है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क डन कितना होगा।
तो अभी हमने बताया ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क डन हमेशा 0 आता है। मास आपको दे रखा है 10 kg, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है भी, ठीक है। तो यहाँ पर वर्क डन का फॉर्मूला होगा Fs cos 90, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स है वो कौन सा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, इसका F नीचे की तरफ काम करेगा, डिस्प्लेसमेंट इधर है, ठीक है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो यहाँ से जो वर्क डन आएगा वो कितना आएगा बच्चों, 0 आएगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, ए पेयर ऑफ ब्लॉक एक्सर्ट फोर्स ऑफ 140 न्यूटन ऑन ए प्लो, द फील्ड बीइंग प्लॉइंग इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ मच वर्क इज डन ऑन ए प्लॉइंग ऑफ लेंथ ऑफ फील्ड। तो एफ आपको फोर्स आपको दे रखा है 140 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है 15 मीटर, वर्क डन आपको फाइंड करना है। तो यहाँ से वर्क डन सिंपल सा निकाल दो, कितना है 140 इंटू में 15 बराबर आ जाएगा 2100 जूल, ठीक है। एनर्जी की बात करें तो डेफिनेशन ऑफ एनर्जी, इट इज कैपेसिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क या कैपेसिटी टू डू वर्क, इसको हम क्या बोलेंगे, एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। जैसे हीट एनर्जी होगी, एनर्जी की बहुत सारी टाइप है, हीट एनर्जी, विंड एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, ठीक है, टाइडल एनर्जी। तो ये कुछ हमारे एनर्जी के टाइप्स हैं। मैकेनिकल एनर्जी के बारे में जानेंगे हम ये वाले चैप्टर में। मैकेनिकल एनर्जी हमारी दो टाइप की होती है। बेसिकली तुम्हारे चैप्टर में, ये वाले चैप्टर में दो टाइप की एनर्जी है, एक है तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी और दूसरी है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कब होगी, द एनर्जी पोसेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो उसके द्वारा जो एनर्जी खर्च की गई होगी वो कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। वही पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है पोसेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और शेप, जब किसी ऑब्जेक्ट का शेप या पोजीशन चेंज हो तो समझ जाओ उसके अंदर जो एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी आएगी, चेंज, पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्राउंड से कितना ऊपर है तो समझ जाओ ये कितना ऊपर है, तो इसके अंदर क्या चीज है, पोटेंशियल है। वर्क डन इन लिफ्टिंग एन ऑब्जेक्ट, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। डेरिवेशन, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन इन लिफ्टिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m एंड हाइट। तो किसी ऑब्जेक्ट को जब लिफ्ट कराएंगे तो कितना वर्क डन आपको करना पड़ेगा, और जो वर्क डन करना पड़ेगा वही हमारे एक एनर्जी के बराबर होगा। तो पोजीशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर निकल के आएगी। तो मान लो हमारे पास कोई भी मास है m, इसको हम उठा के ले गए कहाँ, बी पॉइंट पर, h हाइट ऊपर ले गए, Thus the work done is lifting the object of mass m to a height h, h हाइट पे इसको हम लेके गए। तो यहाँ पर कुछ वर्क डन होगा, वर्क डन का फॉर्मूला होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमारे पास F है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास S है। अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स का फॉर्मूला होता है M इंटू ए, तो यहाँ पर लगा दें MAH, ठीक है। तो W बराबर हो जाएगा mgh, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करेगा, ना कि लीनियर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ए बराबर रख देंगे g, हो गया। दस द वर्क डन इज गिवन बाय द इक्वेशन, तो यहाँ पर एक हमारा वर्क डन आया निकल के, जो कि हमारा mgh के बराबर होगा, ठीक है। और यो मास होगा m, g होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h होगा हाइट टू विच द ऑब्जेक्ट इज रेस्ट, कितनी ऊंचाई तक हमने ऑब्जेक्ट को उठाया है। दिस वर्क इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो जो हमने काम किया है, जो हमने काम किया, वर्क डन इज स्टोर, वर्क डन इसके अंदर स्टोर हो गया किसके फॉर्म में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो ये वाली जो वर्क डन बना है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। आगे बात करते हैं, सवाल की बात कर लेते हैं। ऑर्डर लिफ्ट ए लगेज ऑफ 15 किलो फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से 15 किलो उठाया, पुट्स इट ऑन हिज हेड, और अपने सिर पे रख लिया 1.5 मीटर एबव द ग्राउंड। कैलकुलेट वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज, लगेज पे कितना काम किया। तो कुछ नहीं करना, आपको दे रखा है मास, मास कितना है 15 kg, कितना उसने डिस्प्लेसमेंट कराया 1.5 मीटर, आपको फाइंड करना है वर्क डन। तो सीधा सा फॉर्मूला लगा देंगे mgh, क्या लगेगा mgh। m की वैल्यू हमारे पास है, पहले फोर्स निकालेंगे,
फोर्स हमारे पास कैसे आएगा, एम इंटू में जी, मास हमारे पास है 15, जी की वैल्यू है 10, तो यहाँ से आ गया 150। डब्ल्यू बराबर होगा एफ इंटू एस, 150 इंटू में 1.5, तो यहाँ से आंसर आएगा 225 जूल। तो यहाँ से कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, नीचे से ये कोई है, यहाँ से क्या कर रहा है, यहाँ से उठाया जमीन से और ऊपर रख लिया, कितना मीटर, 1.5 मीटर। ठीक है। डज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी डिपेंड, किनको पर डिपेंड करेगा, ऑन द पाथ अलोंग विच द बॉडी इज मूव्ड। केस 1, एच हाइट पे ऊपर ले गए हम इसको, वर्क डन इज मूविंग द बॉडी along the path AB to rise it to a height h, तो W बराबर एफ एस एम जी एच, तो ये हमारा हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। केस 2, अगर मान के चलो ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए और डी से ई आ गए, तो यहाँ पर जो एच है, वर्क डन इन द मूविंग द बॉडी along द पाथ ए टू राइज टू इट हाइट एच, तो W बराबर आपको मिलेगा एम जी एच के बराबर ही मिलेगा। द नेट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, यहाँ पर जो एच होता है वो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो इनिशियल टू फाइनल आपको देखेंगे, ना कि ये पाथ। ठीक है, आगे बात करते हैं। दस द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑन द पाथ, तो यहाँ पर जो वर्क डन है वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा पाथ के ऊपर। कौन सा वर्क डन, जो भी हम करेंगे किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर लिफ्ट कराने में। सवाल की बात कर लेते हैं, एक सवाल कर लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 किलोग्राम इज एट सर्टेन हाइट, एक सर्टेन हाइट पे है, एबव द ग्राउंड, एफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 480, आपको पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर दे रखा है। फिर आपको हाइट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जैसा कि हमको दे रखा है, मास की वैल्यू है 12 किलोग्राम, तो मास की वैल्यू 12 किलोग्राम, पोटेंशियल एनर्जी आपको दे रखा है कितना, 480 जूल, तो 480 जूल हो गया। जी की वैल्यू आपको दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपको फाइंड क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है। ठीक है, ये फाइंड नहीं करनी है, आपको फाइंड करनी है हाइट। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी एच, पोटेंशियल एनर्जी बराबर एम जी एच। 480 हमें दे रखा है कितना, पोटेंशियल एनर्जी है 480, एम की वैल्यू हमारे पास से 12, जी की वैल्यू हमारे पास से 10, एच की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से एच बराबर हो जाएगा 480 अपॉन में 12 इंटू में 10, 120, जीरो से जीरो खत्म, 12 चौक 48, एच की वैल्यू आ जाएगी 4 मीटर। ठीक है, दूसरा सवाल हमारे पास है, फाइंड द एनर्जी परसिस्ट बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 किलोग्राम व्हेन इट इज ए हाइट ऑफ 6 मीटर एबव द ग्राउंड, जब वो ग्राउंड से 6 मीटर ऊपर है। कुछ नहीं करना, यहाँ भी सीधा फॉर्मूला लगा देना, एम जी एच। मास हमारे पास दे रखा है 10 kg, तो मास हो जाएगा 10 kg। हाइट हमारे पास दे रखी है 6 मीटर, जी हमारे पास दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम जी एच। यहाँ से सीधा सा मतलब है, मास की वैल्यू 10, जी की वैल्यू 9.8, एच की वैल्यू 6, मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 588 जूल। क्लियर है। अगला बात करते हैं, वर्क डन इज टर्म ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कैसे हमारा होगा वर्क डन, देखते हैं। टू फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स इन केस ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चलिए बात करते हैं। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन टर्म ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मान लो हमारे पास वर्क है, वो फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, ये सभी को मालूम है। फोर्स को हम लिखेंगे एफ, डिस्प्लेसमेंट को हम लिखेंगे एस। फोर्स का फॉर्मूला होता है एम इंटू ए, ठीक है। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे एस। एस का फॉर्मूला हमारा बनेगा बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a। कैसे बनेगा जरा एक बार यहाँ से देख लेते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का हम प्रयोग करेंगे, बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस का 2as। यहाँ से बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 2as के बराबर होगा। एस की वैल्यू आएगी बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a। तो इस तरह एस की वैल्यू आ गई। एस की जगह हमने क्या करा, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a रखा। ए से ए खत्म हो जाएगा, जब ए से ए खत्म हुआ तो यहाँ से मिलेगा m, 1/2 हमने बाहर लिया, m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो ये आपका निकल के आ गया। कहें तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस का हाफ एम यू स्क्वायर। अगर मान के चलो u की वैल्यू हमारी 0 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी आपको मिलेगा कितना, हाफ एम वी स्क्वायर।
द वर्क डन इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अगर मान के चलो कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास है और ये रेस्ट पोजीशन स्टार्ट हो, ये वाले पॉइंट पर हमारी जो एनर्जी है या फिर वेलोसिटी है वो बन गई v, यहाँ पर वेलोसिटी है वो है 0, तो यहाँ पर जो एनर्जी हमारी आएगी कितनी आएगी, हाफ एम बी स्क्वायर। कितनी बनेगी, हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, तो वर्क डन इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अच्छा, अगर मान के चलो यहाँ पर आपको दे रखा हो कि शुरुआत में वेलोसिटी हमारे पास u है, बाद में बन गई v, तो यहाँ पर बनेगा आपका ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी, ये होगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर एक बहुत सुंदर सा वो निकल के आता है रिलेशन, जिसको हम बोलते हैं वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, क्योंकि ये वाले थ्योरम को हम बोलते हैं, एक थ्योरम है जिसको हम बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या बोलेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। अगर आपसे पूछ ले कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, तो आप क्या बताएंगे कि जो वर्क डन है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की इक्वल होता है। कहें तो W बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। आगे बात करते हैं। हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट दे रखा है जिसका मास है 15 किलोग्राम, जो कि मूव हो रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी पसेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आपको एक वेलोसिटी दे रखी है, मास हमारे पास है 15 kg, आपको काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। गिवन है हमारे पास मास है 15 किलोग्राम, वेलोसिटी हमारे पास है 4 मीटर पर सेकेंड, आपको फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से फॉर्मूला प्रयोग करेंगे, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर, मास हमारे पास कितना है 15, वी का स्क्वायर करेंगे मतलब 4 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2, 15 इंटू में 4 इंटू 4, 2 दूनी 4। ठीक है, तो इस तरह 15 दूनी 30 और 30 चौक 120, तो यहाँ से आंसर आएगा 120 जूल। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सर्टेन फूड्स एक्टिंग ऑन ए 20 किलोग्राम मास। तो 20 किलोग्राम मास दे रखा हमारे पास, मास है 20 किलोग्राम। इसकी वेलोसिटी हमारी चेंज हो रही है 5 मीटर पर सेकेंड से 2 मीटर पर सेकेंड। पहले थी 5 मीटर पर सेकेंड, बाद में हो गई 2 मीटर पर सेकेंड, तो इसको बोलेंगे 5 मीटर पर सेकेंड, इसको बोलेंगे 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इनिशियल और फाइनल। वर्क डन आपको फाइंड करना है, तो हमने पढ़ा था वर्क एनर्जी थ्योरम, W बराबर होता है क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल माइनस इनिशियल, हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, तो हाफ एम ले लेंगे कॉमन, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इस तरह से यहाँ पर मिलेगा हाफ एम, एम की वैल्यू हमारे पास है 20, वी स्क्वायर, वी की वैल्यू हमारे पास है 2, 2 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 माइनस 25 बराबर आपको मिलेगा कितना 10, इंटू में माइनस का 21, आंसर आएगा माइनस का 210 जूल। तो यहाँ से आप कह सकते हैं वर्क डन बाय द फोर्स इज 210 जूल एंड नेगेटिव साइन इंडिकेट द अप्लाई फोर्स इज रिटार्डेड इन नेचर। यहाँ नेगेटिव साइन आपको बता रहा है कि यहाँ पे जो वर्क डन आया वो नेगेटिव आया। क्यों, क्योंकि शुरुआत में गाड़ी की स्पीड थी कितनी 5 मीटर पर सेकेंड, बाद में गाड़ी की स्पीड कम हो गई 2 मीटर पर सेकेंड रहेगी। तो यहाँ पर केस जो है वो कौन सा केस है, रिटार्डेशन का केस है। किसका केस है, रिटार्डेशन का केस। ठीक है, जब भी रिटार्डेशन का केस होगा तो वर्क डन हमेशा नेगेटिव आएगा, जब एक्सेलरेशन का केस होगा तो हमेशा वर्क डन पॉजिटिव आएगा। तो अगर मान लो शुरुआत में 2 दे रखा है, बाद में 5 हो गया, तो समझो वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव। आगे बात करते हैं। गिव रीजन काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव, मास इज ऑलवेज पॉजिटिव क्योंकि मास पॉजिटिव होगा। दूसरा वी कैन वी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, बट वी स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। वी की वैल्यू अगर नेगेटिव भी है, मान लो अगर माना माइनस का 2 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने के बाद वैल्यू हमारी पॉजिटिव ही आ जाएगी। अगर पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव आएगी, इसलिए जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट इन ओनली वन फॉर्म, पॉजिटिव। काइनेटिक एनर्जी हमेशा एक फॉर्म में ही होगी, पॉजिटिव। कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप ए कार 1500 किलोग्राम मूविंग ए वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। एक कार को अभी आपको रोकना है, तो यहाँ पर जो रोकना है स्टॉप, स्टॉप का मतलब फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल हमको दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर, इसको जब चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर पर सेकेंड।
तो 50/3। फाइनल आपको दे रखा है 0 मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि यहाँ कह रहा है कि कितना काम करना पड़े जिससे कि गाड़ी रुक जाए, तो फाइनल वेलोसिटी 0। यहाँ लगाएंगे क्या? वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, तो W बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, हाफ m v² माइनस u²। ठीक है, v की वैल्यू है 0, माइनस का u², u की वैल्यू हमारे पास है तो माइनस हाफ, m की वैल्यू हमारे पास है 1500, u की वैल्यू हमारे पास कितनी है 50/3 का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे माइनस 50/3, 50/3, यहाँ से ये काट के आंसर आएगा आपका कितना, माइनस का 2083.3 जूल। ठीक है, इतना काम आपको करना पड़ेगा गाड़ी को रोकने के लिए। आगे बात करते हैं, व्हाट इज द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी टू ऑफ कार 30 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर। अब देखो यहाँ पर ये यहाँ पर वेलोसिटी कम है, यहाँ पर ज़्यादा है, तो वर्क डन क्या आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर स्पीड बढ़ गई है। मास आपको दे रखा है, मास कितना है आपको? अच्छा, ये हमारे पास है इनिशियल वेलोसिटी, इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, आंसर बनेगा आपका 25/3 मीटर पर सेकंड। दूसरा आपको दे रखा है 60 किलोमीटर, यहाँ से आंसर बनेगा 50/3 मीटर पर सेकंड। मास आपके पास है 1500 kg। यहाँ वर्क डन निकालेंगे तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, हाफ mv² माइनस का हाफ mu², तो जाएगा हाफ mv² माइनस u²। m की वैल्यू हमारे पास है 1500 kg, v² माइनस u²। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आप पाएंगे 750 हो गया। इसका स्क्वायर करा 2500/9 माइनस का 625/9। इसको जब इसमें माइनस करेंगे तो बनेगा 1875/9। इसको काटेंगे तो आंसर आपका आएगा कितना, 156250 जूल। इसको जब सॉल्व करने के बाद आंसर आप ले लेंगे। वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ ए फ्री फॉल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका केस है, वेरिफिकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हमें मालूम है कि टोटल एनर्जी जो है, मैकेनिकल एनर्जी है, वो क्या रहती है? कंजर्व रहती है। किस तरह से कंजर्व रहती है तो आप फ्री फॉल वाले केस में देखेंगे। सो दैट एनर्जी इन केस ऑफ फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी इज कंजर्व। कैसे? जैसे मान लो हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, पोजीशन ये है और ये हमारे पास ग्राउंड लेवल है, हाइट कितनी है? h है। द ऑब्जेक्ट इज ए हाइट ऑफ h फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से कितना हाइट ऊपर है? h हाइट ऊपर है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट ए कितना होगा? पोटेंशियल एनर्जी बनेगा mgh, क्योंकि ग्राउंड से कितना ऊपर है? h हाइट ऊपर है। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कितना बनेगा? हाफ mv²। वेलोसिटी यहाँ पर है 0, क्यों? क्योंकि ये सबसे ऊपर है, तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर होगी 0, तो वेलोसिटी बन गई कितनी? 0, तो हो जाएगा कितना? 0, तो काइनेटिक एनर्जी आ गई 0। दस टोटल एनर्जी बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास है mgh, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है 0, तो यहाँ से टोटल एनर्जी जो है या मैकेनिकल एनर्जी है वो आएगा आपके पास mgh, कहाँ? ए पॉइंट पे। इसी तरह आज आप बी पॉइंट पे, बी पॉइंट हमने मान लिया ऊपर से कहाँ पर है? x डिस्टेंस नीचे है। द ऑब्जेक्ट ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द टॉप, टॉप से x डिस्टेंस यहाँ पर चल के आया। अब ये वाले पॉइंट पर आपको पता करना है कि कितना पोटेंशियल होगा, कितना काइनेटिक होगा, दोनों को जोड़ के टोटल एनर्जी आपको निकालनी है। मतलब हर एक पॉइंट पर जो एनर्जी है वो क्या होनी चाहिए? कंजर्व रहनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो अगर टोटल h है तो इतना क्या बनेगा? x, तो ये बनेगा h माइनस x। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट पोजीशन b फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से कितना ऊपर है? h माइनस x, बी पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर जब पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो ग्राउंड से देखिए कितना ऊपर है, तो h माइनस x ऊपर है, तो यहाँ से करेंगे mgh माइनस x, पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी mgh माइनस का mgx। अब निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। क्या आपको ये वाले पॉइंट पर वेलोसिटी मालूम है? नहीं मालूम है, तो वेलोसिटी हम निकालेंगे। वेलोसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे v² बराबर u² प्लस का 2gs। ठीक है, तो इस तरह से दे रखा है। ऊपर से हम चल के आए तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0। यहाँ से लेके यहाँ पर जब चल के आओगे तो वेलोसिटी कुछ बनेगी। ठीक है, तो 2as कितना हम चल के आए? x मीटर अब चल के आए, तो s की वैल्यू क्या होगी? x मीटर, तो यहाँ से v² की वैल्यू आ जाएगी 2gx। काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, बनेगा कितना? हाफ mv²।
वी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 2gx, तो हो जाएगा हाफ एम इंटू में 2gx, तो हो जाएगा 2 से 2 खत्म बराबर mgx। अब निकालेंगे टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी बी पॉइंट पर प्लस काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट पर। पोटेंशियल एनर्जी हम निकाल चुके थे mgh माइनस का mgx, काइनेटिक एनर्जी हम निकाल चुके हैं mgx, mgx से mgx खत्म हो जाएगा, आपकी एनर्जी आएगी कितनी, mgh के बराबर। तो ये टोटल एनर्जी आ गई बी पॉइंट पे, कहाँ पर, बी पॉइंट पर टोटल एनर्जी। इसी प्रकार हम देखेंगे सी पॉइंट पर टोटल एनर्जी कितनी आएगी। तो सी पॉइंट पर हम टोटल एनर्जी निकालेंगे, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट है ये, शुरुआत में ए पॉइंट पे था, ठीक है, बाद में सी पॉइंट पे आया, तो ये वाले पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी, 0, तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0। यहाँ पर कितना वो चल के आया, एच, तो एच चल के आया सी पॉइंट पर, तो एच की वैल्यू होगी एच मीटर, बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 2gh। काइनेटिक एनर्जी अगर निकालें तो बनेगा हाफ एम बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू है 2gh, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा mgh। अगर हम निकालें पोटेंशियल एनर्जी सी पॉइंट पर, तो सी पॉइंट पर पोटेंशियल जो है वो कितनी है, 0, कितनी है, 0, क्योंकि ग्राउंड पर ही है वो ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी mgh, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी कितनी, 0, तो 0 आ गई। इसी तरह हम निकालेंगे टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या बनेगा, पोटेंशियल एनर्जी सी पॉइंट पर प्लस काइनेटिक एनर्जी सी पॉइंट पर। पोटेंशियल 0 है, काइनेटिक हमारे पास mgh है, तो यहाँ से बन जाएगा mgh के बराबर। अब आप देखें तो हर एक पॉइंट पर जब टोटल एनर्जी की वैल्यू mgh आ रही है, चाहे वो ए पॉइंट हो, चाहे बी पॉइंट हो, चाहे सी पॉइंट हो, आप देख भी सकते हैं। देखिए mgh आया, कहाँ गया पिछला वाला, ये वाला, यहाँ भी देखो mgh आया, ठीक है, बी पॉइंट पर, और ये पॉइंट पर ही mgh आया था निकल के। तो इस तरह से क्या हर एक पॉइंट पर जो एनर्जी है वो क्या आ रही है, बराबर आ रही है, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दिस वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि एनर्जी जो है, जैसे मान लो शुरुआत में ऑब्जेक्ट ऊपर है, ये हमारे पास कोई ग्राउंड सरफेस है, ठीक है, ग्राउंड लेवल है, जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ेगी। तो यहाँ से जो पोटेंशियल एनर्जी वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी में। जब ऊपर से नीचे आएगा तो पोटेंशियल कम होगी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, लेकिन जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट, ठीक है। तो ये होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आगे बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हमारे पास कोई हाइड्रो पावर दे रखा है, इनटेक यहाँ पे पानी जा रहा है, इसको कन्वर्ट करके क्या हो रहा है, ठीक है, ट्रांसफार्मर दे रखा है, यहाँ पर लाइन दे रखी है, ट्रांसमिशन लाइन, पावर हाउस है, ठीक है। तो यहाँ पर एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, कहते हो हाइड्रोलिक एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। एनर्जी फ्रॉम फ्लोइंग वाटर, एनर्जी फ्लोइंग वाटर। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में जो होता है एनर्जी हमारी, ठीक है, किस तरह फ्लो करती है देखो। तो यहाँ पे एनर्जी, टरबाइन आपकी दे रखी है। तो हाई राइज डैम आर कंस्ट्रक्टेड टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ वाटर एट ए हायर लेवल कंटेन पोटेंशियल एनर्जी। जो हाई लेवल पर जो पानी भरा हुआ होता है उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। वाटर फ्रॉम हाई लेवल इन डैम कैरिड थ्रू पाइप द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर चेंज काइनेटिक एनर्जी। जैसे यहाँ से पाइप से पानी निकलेगा तो ये पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। सीधा सा मतलब है ये हमारे अंदर क्या भरा हुआ, मतलब उसके अंदर क्या भरा हुआ, पानी यहाँ पर भरा हुआ है। जैसे पाइप के अंदर से पानी आएगा तो क्या होगा, ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी टू द मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो ये जनरेटर है, टरबाइन आर कनेक्टेड टू द जनरेटर, जनरेटर से कनेक्ट रहेगी टरबाइन। मैकेनिकल एनर्जी टू द इलेक्ट्रिक एनर्जी, अब मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, जिससे कि वो टरबाइन घूमेगी, ठीक है। तो ये जनरेटर है, तो इस तरह से काम करता है। आगे बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बता रहा है कि जो भी एनर्जी होगी वो ना तो क्रिएट की जा सकती, ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती, बल्कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज की जा सकती है।
टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। पूरे यूनिवर्स में जो एनर्जी है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी है, केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी तुम्हारी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, उसके बाद लाइट और एनर्जी देती है, लाइट और हीट एनर्जी। ठीक है, तो ये सेल और बैटरी है, इसके अंदर केमिकल भरे हैं, तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई और वही इलेक्ट्रिक एनर्जी तुम्हारी लाइट और हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुई। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये तो हम पढ़ चुके हैं। जूल पावर, तो पावर इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम में कितना काम कर पा रहे हैं उसको हम बोलेंगे पावर। जैसे मान लो दो लोग हैं, तो एक लोग क्या कर रहा है 1 सेकंड में, या फिर मानो 1 मिनट में 200 मीटर दौड़ लगा रहा है, और वही दूसरा बंदा 1 मिनट में 300 मीटर दौड़ लगा रहा है, तो पावरफुल कौन है, जो 1 मिनट में 300 मीटर दौड़ लगा रहा है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि पावर की डेफिनेशन क्या होगी। जिसके पास ज्यादा पावर समझा वो ज्यादा पावरफुल है। फॉर्मूला बनेगा वर्क डन अपॉन में टाइम। पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। इसकी जो यूनिट बनेगी वो बनेगी क्या, एक ऐसा ही होगी, एक सीजीएस होगी। ऐसा ही होगी जूल पर सेकंड और अर्ग पर सेकंड। जेम्स वाट के नाम से रखा गया, तो इसको हम बोलते हैं वाट। क्या बोलते हैं, वाट। तो जूल पर सेकंड को हम क्या बोलते हैं, जूल पर सेकंड को बोलेंगे वाट। ठीक है, एक वाट को कैसे डिफाइन करें, तो पावर डेवलप और यूज इन 1 वाट। तो एक जो वाट की जो पावर हमारी क्या हो रही है, डेवलप हो रही है, या 1 सेकंड में 1 जूल का काम किया जाए, तो ये डेफिनेशन हो जाएगी किसकी, 1 वाट की। When 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकंड लिखा है, जब 1 जूल का काम किया जाए 1 सेकंड में, तो डेफिनेशन किसकी होगी, 1 वाट की। इसके अलावा हमारी कुछ अदर यूनिट होती हैं, हायर यूनिट। कौन कौन सी, किलोवाट। जैसे कि 1 किलोवाट में कितना वाट होगा, 1000 वाट। ठीक है, एक और होती है हमारी 1 HP हॉर्स पावर, जिसमें होती है 746 वाट। एक होती है मेगावाट, मेगावाट 10 की पावर 6 वाट। ठीक है, तो इनको भी याद रखना। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो एनर्जी जितनी यूज होती है पर यूनिट टाइम में। ठीक है, तो एनर्जी यूज कितनी होगी, पावर इनटू टाइम। तो वाट चेंज टू किलोवाट। अब वाट को हम किस में चेंज कर लेंगे, पावर की यूनिट होती है किसमें, वाट में, तो इसको हम किलोवाट बना लेंगे, तो हो जाएगा कितना, किलोवाट। और टाइम को बना लेंगे आवर, टाइम को क्या बनाएंगे, आवर। तो कॉमर्शियल यूनिट जो होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी की होती है किलोवाट आवर, या फिर कहें तो यूनिट। क्या कहते हैं, यूनिट। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो बत्ती का बिल आता है घरों में, वहां पर लिखा होता है कितने यूनिट बना। तो यूनिट का मतलब क्या, कितनी एनर्जी तुमने कंज्यूम करी है, किलोवाट आवर, इसी को हम बोलते हैं यूनिट। 1 हॉर्स पावर यहाँ लिखा है 746 वाट के बराबर, जो चीज हमने पहले बता दी। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, हीट एनर्जी। ठीक है, पावर इनटू में टाइम। ठीक है, तो एनर्जी फार्मूला हमें मालूम है। सवाल कर लेते हैं 1-2। बल्ब ऑफ 40 वाट, तो हमें पावर दे रखा है कितना, 40 वाट। कितने घंटे के लिए प्रयोग कर रहे हैं, 12.5 घंटे के लिए। समय हमें दे रखा है ईच डे, 4th ईच डे, मतलब हर दिन प्रयोग कर ले, 30 दिन तक हम प्रयोग कर रहे हैं। आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी फाइंड करनी है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब किलोवाट आवर आपको फाइंड करना है। पावर इनटू में टाइम, तो पावर इन वाट और टाइम इन आवर। तो पावर को वाट, तो वाट हमारे पास कितनी है, 40, और आवर हमें दे रखा है कितना, तो वाट आवर हो गया। जब इसको हम किलोवाट आवर बनाएंगे तो क्या 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ से आएगा 0.5 किलोवाट आवर। ये हमारा है 1 दिन का। कितने दिन का है, 1 डे, 1 दिन का। आपको निकालना कितने का, 30 दिन का, तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इतनी यूनिट आपकी बनके तैयार आएगी। कितनी यूनिट, 15 यूनिट। मतलब अगर आप 40 वाट का बल्ब प्रयोग कर रहे हैं और 12.5 घंटे डेली प्रयोग कर रहे हैं, तो 1 दिन में इतनी यूनिट बनेगी 0.5, और 1 महीने में कितनी बनेगी, 15 यूनिट। ठीक है भाई, अगर मान के चलो आपके पास एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिसका पावर कितना है, 750 वाट है, 220 वोल्ट पे चला रहे हैं। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम बाय द आयरन इन 16 आवर। किलोवाट आवर यहाँ से आपको निकालना है। पावर आपको दे रखा है, इसको किलोवाट बना लो। टाइम आपको दे रखा 16 आवर, तो हो जाएगा किलोवाट आवर 0.75 इंटू 16 बराबर हो जाएगा 12 किलोवाट आवर।
मतलब अगर आप इलेक्ट्रिक आयरन को प्रयोग कर रहे हैं 16 घंटे और वो 750 वाट की है, तो यहाँ से 12 किलोवाट आवर या फिर 12 यूनिट बन के आएंगे। इसी तरह अगला सवाल है, इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 60 वाट इज यूज फॉर 6 आवर पर डे। एक दिन में हम 6 घंटे प्रयोग कर रहे हैं। कैलकुलेट यूनिट ऑफ एनर्जी कंज्यूम वन डे बाय द बल्ब। तो एक दिन में कितना एनर्जी वो खर्च करेगा। तो इलेक्ट्रिक पावर हमारे पास पावर दे रखा है 60 वाट, इसे किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे 1000 से डिवाइड करके। टाइम आपको दे रखा है 6 आवर, तो यहाँ से निकालो किलोवाट आवर आपको कन्वर्ट करना है। तो 0.06 किलोवाट इंटू में 6 आवर, तो हो जाएगा 0.36 किलोवाट आवर। तो इतनी यूनिट बन के तैयार आएगी। रिलेशन बिटवीन कॉमर्शियल एंड एसआई यूनिट ऑफ वर्क। अब यहाँ पर एक रिलेशन होता है कि 1 किलोवाट आवर में कितनी जूल होते हैं। तो जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं वर्क बराबर होता है पावर इंटू में टाइम। क्यों? क्योंकि पावर बराबर होता है वर्क अपॉन में टाइम। इसी तरह क्या होगा, वर्क बराबर पावर इंटू में टाइम। वर्क की एसआई यूनिट होती है जूल, पावर की होती है वाट इंटू में सेकेंड। ठीक है। कॉमर्शियल यूनिट होती है किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होंगे। तो किलोवाट को हमने बनाया वाट, 1000 वाट हुआ। 1 किलोवाट में कितने वाट, 1000 वाट इंटू में 1 आवर में 3600 सेकेंड। तो बराबर कितना हो जाएगा, 36 इंटू 10 की पावर 5 वाट सेकेंड। ठीक है। तो 1 किलो वाट आवर में कितनी होगी, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। बहुत बहुत इंपोर्टेंट, याद रखना हमेशा। 1 किलो वाट आवर में कितने जूल होते हैं, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। क्लियर है। अब जैसे दे रखा है सर्टेन हाउस होल्ड हैज कंज्यूम 250 यूनिट। आपको दे रखा है 250 यूनिट वो कंज्यूम कर रहा है ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ए मंथ, एक मंथ में। ठीक है। तो हाउ मच एनर्जी इन दिस मंथ जूल। तो जूल में कितना होगा, तो यहाँ 250 यूनिट दे रखा है, मतलब 250 किलोवाट आवर दे रखा है आपको। ठीक है। तो 1 यूनिट 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। तो इस हिसाब से क्या होगा, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देना। तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से आंसर आ गया 9 इंटू 10 की पावर 8 जूल। भाई आपके पास इतने किलोवाट आवर दे रखे हैं और 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होते हैं। इससे मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, जब कभी बिल वगैरह निकालते तो कैसे निकालें, उसके बेसिस पे कुछ सवाल है। इलेक्ट्रिक हीटर हमें दे रखा है जिसका रेट कितना है, 1500 वाट है। हाउ मच एनर्जी डज इट। यहाँ से क्या है, वाट आपको दे रखा है, इसे किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा कितना, 1.5 किलोवाट। टाइम आपको दे रखा है 10 आवर, किलोवाट यूनिट आपको पता करनी है, तो पावर इंटू में टाइम। पावर आपके पास है 1.5, टाइम आपके पास है 10 आवर, तो हो जाएगा 15 किलोवाट आवर। ऐसे आपको दे रखा है फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर कंज्यूम 10 आवर बाई 4 डिवाइस ऑफ 500 वाट ईच। आपके पास पावर कितना है, 500 वाट। 4 डिवाइस हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे किलोवाट में कन्वर्ट कर लेंगे तो 2 किलोवाट आएगा। एनर्जी कितनी यूज होगी ये फाइंड करना है। तो पावर इंटू टाइम, पावर आपके पास है 2 किलोवाट, 2 किलोवाट रखेगी। इंटू में क्या करेंगे, टाइम आपके पास है 10, तो 10 घंटे के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो आ जाएगा 20 किलोवाट आवर, कहें तो 20 यूनिट। आगे बात करते हैं। तो ये हमारे कुछ न्यूमेरिकल है जिसकी पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है। तो ये था पूरा हमारा वर्क एनर्जी पावर का 1 शॉट वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।